नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और बहुत ही बेसिक चैप्टर, जो पॉलिटी में अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आपको पूरे पॉलिटी पढ़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी और इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आज का जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा राज्यसभा। तो राज्यसभा संबंधित आप आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और देखते हैं कि आपको कैसे समझ में नहीं आता है, हर चीज़ आपको समझ में आएगा, बस बने रहिएगा वीडियो में। और इससे पहले का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, संसद मैंने पढ़ा चुका है, उसमें हमने राष्ट्रपति पढ़ा चुका है जो अभिन्न अंग है, ये दोनों चीज़ हम पढ़ा चुके हैं पहले। तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको जरूर आप लोग देखिएगा जाके, ताकि समझ जो है विकसित होगा और कोई भी चीज़ आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ने क्या पढ़ा था संसद में। तो संसद में हम लोग ने खास करके तीन चीज के बारे में चर्चा किया था। वो था राष्ट्रपति, फिर था राज्यसभा और फिर था हमारा लोकसभा। ठीक है, इस विषय पर हमने संसद में आपको बता चुका था। एक बेसिक जानकारी आप लोग को हम दे चुके थे कि ऐसा ऐसा होता है संसद में, और बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो जरूर देखिएगा जाकर, उससे बहुत अच्छा समझ में आपको संसद के बारे में आ जाएगा। जिसमें आप लोग को हम बताए थे कि संसद का जो चर्चा है 79 अनुच्छेद में किया गया है, याद रखिएगा। और ये राष्ट्रपति का जो चर्चा है वो 52 से लेकर के 61 तक किया गया है। और ये राज्यसभा का जो चर्चा है 79 के बाद 80 में किया गया है, और लोकसभा का चर्चा 81 में किया गया। तो इतने अनुच्छेद आप यहाँ से एकदम ध्यान रखिएगा, इस टाइप से बना लीजिएगा और वो अनुच्छेद आप याद रखिएगा। एक बेसिक आपको समझ हम देते हैं, यहाँ से देखिएगा। मान लीजिए कि ये एक घर है, ठीक है, ये घर है और ये फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। इस पे आप रख दीजिए लोकसभा को, ठीक है, और इस पे रख दीजिए राज्यसभा को। तो यहां से आप समझेंगे। और ऊपर में बैठा दीजिए राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को ऊपर में बैठा दीजिए। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना हो गया, ये संसद, ये संसद, ये पूरा तो संसद हो गया। तो संसद का अनुच्छेद कितना हो गया 79। राज्यसभा ऊपर से नीचे आएंगे 79, 80, 81। ठीक है, ये तीन अनुच्छेद आपको ऐसे याद रखना है। घर बनाना है, सबसे ऊपर तो संसद पूरा घर ही है, और घर में 2 फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर लोकसभा, फिर राज्यसभा। तो इसमें आप लोग देखिए कि ये लोकसभा को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, राज्यसभा किस नाम से जानते हैं, तो आगे देखते हैं। इसके अन्य नाम में आप देख लीजिए, अन्य नाम। तो अन्य नाम में आप गौर करेंगे कि राज्यसभा का हम लोग आज राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं, लोकसभा के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक पूरा जानकारी आप लोग को होल पैकेज मिल जाएगा, जो कि बेहतरीन होगा आप लोग के लिए। तो अन्य नाम हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा का अन्य नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन, उच्च सदन, ठीक है। और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है अस्थाई सदन, ठीक है। और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है दूसरा सदन। अब इसको भी आपको याद करा देते हैं हम, दूसरा सदन, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कराते हैं कि उच्च सदन। देखिए ये बिल्डिंग में सबसे ऊंचा कौन बैठा हुआ है, राज्यसभा। यहां से उच्च सदन, अपर हाउस हो जाएगा ये उच्च सदन, ठीक है। अस्थाई सदन, ये याद रखिएगा कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, इसका विघटन कोई भी नहीं कर पाता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा भंग होता है, इसको आपको बताएंगे आगे। तो ये भंग नहीं होने के कारण इसका नाम अस्थाई सदन रह जाता है, कि एकदम फिक्स है ये। और इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा सदन या द्वितीय सदन इसको बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट में कौन है, लोकसभा, इसको पहला सदन बोलते हैं, इसको द्वितीय सदन बोलते हैं। तो जहां ये उच्च सदन है वहां ये निम्न सदन है, ये जहां पहला सदन है ये दूसरा सदन है। ये इतना चीज आप लोग समझ गए। तो इतने चीज के बाद ये बेसिक था, आप लोग इसको अच्छा समझ चुके होंगे। और अब हम लोग देखते हैं कि सदस्यों की संख्या, इसमें जितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के बारे में आज खास करके हम लोग पढ़ रहे हैं। बस आप लोग देखते जाइए, आप लोग कुछ नहीं करना है, बस आप लोग बस देखिए वीडियो को, बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझा देंगे, हम कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो इसका जो है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, तो हम आगे लिखते हैं इसको। आगे हम लोग देखते हैं सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या देखते हैं। देखिए सदस्यों की संख्या का तात्पर्य यह है कि ये जो घर बना दिया गया है, तो भाई इसमें सदस्य होंगे ना, राज्यसभा में कुछ सदस्य होंगे, कुछ लोकसभा में होंगे। तो लोकसभा के तो हम लोग लोकसभा में पढ़ेंगे, लेकिन ये संसद जो घर है उसके अंदर ये जो फ्लोर है ऊपर वाला, राज्यसभा वाला, इसमें कितने सदस्य बैठते हैं, कितने सदस्य कहाँ से आते हैं, कितने सदस्य का निर्वाचन कौन कौन क्षेत्र से होता है, तो उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए
सदस्यों की संख्या संविधान में लिखा गया है, संविधान जो आप बताया था आपको एक डायरी है, उस डायरी में लिखा गया है कि ये सदस्य इसमें कितने होंगे, अधिकतम, सबसे पहले ध्यान रखिएगा 250 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं। अधिकतम कहने का अर्थ है, आपको हम ये सब चीज बोलेंगे तो याद कराने के लिए बोलेंगे। अधिकतम कहने का अर्थ है कि बिल्डिंग इतना छोटा है कि इसमें मात्र 250 लोग ही बैठ सकते हैं, 250 लोग, ठीक। लेकिन ये तो संविधान में लिखा गया है 250 लोग, यहां पे कहा गया था संविधान में कि ये 250 लोग में से 238 लोग संघ और ये केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर के आएंगे, ठीक है, 238। लेकिन बच गए 12, ये 12 का मनोनयन राष्ट्रपति करेंगे। मनोनयन का मतलब कि वो अपने मन पर, और अपने मन पर कहने का अर्थ है कि यहाँ से वो विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, उसके बाद और भी कोई क्षेत्र में जो है, खेल के क्षेत्र में, वो 12 आदमियों का मनोनयन कि अपना मन से उसका चयन कर सकते हैं। भाई किसी को भी हम चुन लेंगे, लेकिन कौन व्यक्ति जो इस सब से संबंधित रहेगा, कोई किसे विज्ञान से, समाज सेवा से, खेल से, उसके बाद सहकारिता से और साहित्य से, तो ये सबसे संबंध, कला से, तो ये सब संबंधित जो विख्यात व्यक्ति होंगे, जो मतलब उस समय जो प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, जैसे अभी के जो होंगे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे जिसका नाम हो चुका होगा और बढ़िया, तो वो राष्ट्रपति अपने तरीका से उसको चुन के राज्यसभा में बैठाएंगे। लोकसभा नहीं, लोकसभा लोगों का सदन है, वहां तो हम लोग चुनेंगे, हम लोग जिसको पसंद करेंगे वो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में 12 आदमी को जो है वो अपना मन से ला सकते हैं कि चलिए, और वो खास करके व्यक्ति उच्च वर्ग के लोग होते हैं जो काफी नाम बना लिए होते हैं। एक समझिए कि इज्जत दिया जाता है उनको, एक राष्ट्रपति के द्वारा देश में रहने के अपेक्षा से उनको इज्जत दिया जाता है 12 आदमियों को। यहां ध्यान रखना कि 12 आदमियों का जो होता है क्या होता है, मनोनयन होता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये तो संविधान में कहा गया है कि 250 अधिकतम संख्या होगा, जिसमें 238 राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे और 12 मनोनयन होगा। लेकिन वर्तमान अगर बात किया जाए तो वर्तमान में इसकी संख्या 245 है। अब 245 क्या हुआ, इसको समझिएगा कि 250 में अधिकतम न है, इसका 245 ये भी भर पाता है, मतलब इतना ही का जरूरत है, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। मतलब ये घर में 245 ही लोग बैठते हैं, ज्यादा क्या 5 का जरूरत नहीं पड़ता, आराम से फैल के बैठते हैं, ठीक है। 245 में भारत का संविधान, भारत का कानून अच्छे से चल रहा है, तो 5 का जरूरत नहीं है। 5 का जरूरत होगा जब और राज्य क्षेत्र बढ़ेंगे, और इससे जम्मू कश्मीर वाला POK एरिया जो हमारा कब्जे में होगा, तो वो सब क्षेत्र बढ़ेंगे, तो उसके लिए 5 जो है ना रखा गया है। 245 से भी जरूरत पड़ता है। तो इन 245 में से कहा गया है, और आते हैं इसमें से 233 और 12 कितने हो गए, 245 हो गए। तो 233 लोग जो है ना राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं हमारे भारत में, हर एक राज्य, और मात्र 2 दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित जहां विधानसभा है वहां से चुन के आते हैं। और 12 का तो मनोनयन पक्का करेंगे, वो उसमें कमी नहीं होगा, उसमें राष्ट्रपति 12 का मनोनयन करेंगे। तो ये जो 233 लोग, समझे आप, यही पूछेगा आपसे कि वर्तमान में कितनी संख्या है, कितनी संख्या आती है, जो राज्यसभा में कितनी संख्या है वर्तमान में, तो 245, जिसमें 233 जो है वो राज्य का है और केंद्र शासित, और 12 मनोनयन। और ये भी राज्य में आप देखेंगे तो राज्य में इनसे है 229, अब प्लस 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, तब 233 होगा। 229 हमारे राज्य से, जितने राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा और ये यूपी, महाराष्ट्र, ये सब जो होगा राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश में क्या देखेंगे आप, दिल्ली और पुदुचेरी जहां विधानसभा है वहां से चुन के 4 लोग आते हैं, दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1 लोग आते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लिए क्या, सदस्यों की संख्या। अब हम लोग आगे देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और आगे हम लोग देखेंगे, इसको आप नोट कर चुके होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कौन सदस्य इसमें आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं वो जो यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं राज्यसभा में आके, हम लोग को क्यों नहीं सेलेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन। ध्यान से देखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। सदस्यों का निर्वाचन कैसे कैसे होता है, तो यहाँ पे जो सदस्य का निर्वाचन होता है, यहाँ समझिएगा कि कहाँ से होता है, तो हर एक राज्य के विधानसभा से, जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, हर एक राज्य में विधानसभा, तो सब राज्य में 28 राज्य है तो सभी में विधानसभा है, बिहार का, यूपी का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब में विधानसभा है। तो यहाँ से एक आवंटित लक्ष्य रखा गया है कि यहाँ से इतने आदमी को हम लेंगे, यहाँ से इतने आदमी को लेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देख लें तो सबसे देखिए, और इसको बांटा गया है 1971 के जनगणना के अनुसार।
ये जो आवंटित है ना, इसका चर्चा देखिए सबसे पहले आपको यहां समझिएगा, अनुसूची 4 में बताया गया है। अनुसूची 4 जब आप पढ़िएगा तो इसमें देखिएगा कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन, कितने सीट है राज्यसभा में? 250, वर्तमान में 245 है। तो सीटों का आवंटन मतलब कहां कहां से कितने लोग आएंगे, उसका चर्चा किस में है? अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में है, ठीक है। तो इसमें कहा गया, लेकिन वो कहां कहां से आएंगे और किस टाइप से आएंगे, तो यहां देखिएगा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। इसका निर्वाचन प्रत्येक विधानसभा से होगा और केंद्र शासित प्रदेश से होगा। जो कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है। इसमें वोट कौन करते हैं? तो हमारे राज्य के जितने भी, आप जिस भी राज्य से होंगे तो उस राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य जो होंगे उनके द्वारा वोट किया जाता है अपने राज्य, ये राज्यसभा के सदस्यों का। तो वो वहां पे चुन के जाता है। जैसे बिहार में अब देखिए, बताते हैं आपको, जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है भारत में? यूपी में है। तो यूपी से कहा गया है कि 31 आदमियों को हम राज्यसभा में लेंगे। 245 में से, अभी वर्तमान में 245 में से 231 आदमी कहां से जाते हैं? यूपी से। अगर इसके बाद बात कर लें तो महाराष्ट्र से जाते हैं, महाराष्ट्र से 19 आदमी जाते हैं, ठीक है। और अगर बिहार का बात कर लें तो बिहार से जो है 16 आदमी जाते हैं राज्यसभा में, और ये लोकसभा में बोल देगा तो 40 आदमी जाते हैं, तो उसका बात हम लोकसभा में करेंगे। तो राज्यसभा से 16 आदमी जाते हैं। ये 16 आदमी कौन होते हैं, कहाँ के होते हैं? ये हमारे विधानसभा, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, तमिलनाडु से हैं, तो आपके विधानसभा से जो निर्वाचित सदस्य, जो विधायक आपके होंगे, जो विधायक को आपने चुना होगा, वो विधायक सब क्या करते हैं कि इसका चुनाव करते हैं, उसमें वोटिंग करते हैं राज्यसभा के लिए कि चलो मेरा इतना मेंबर जो है मेरे विधानसभा का, जैसे बिहार का अगर बात कर लें तो 16 आदमी को बिहार का विधानसभा भेजता है कि नहीं, इनको हम भेज रहे हैं राज्यसभा, आप सीट दीजिए। उस 16 आदमी को सीट जो है वहां मिल जाता है। तो ये चीज समझ रहे हैं, इतने आदमी जो है जाते हैं। और इन सब और भी है, सब पूरा डिटेल है, पूरा सभी राज्य से आते हैं, सब मिला के जो है 245 वर्तमान में हो जाते हैं। अधिकतम याद रखिएगा 250। तो इस तरह का ये अप्रत्यक्ष प्रणाली होता है, क्योंकि हम लोग वोट नहीं करते हैं राज्यसभा। किसी, अभी आप किसी को एमपी बनाते हैं, राज्यसभा का एमपी किसी को बनाए हैं आपने ना, आप वोटिंग नहीं करते। आप किसका वोटिंग करते हैं? सांसद का और विधायक का। तो सांसद तो लोकसभा में बैठते हैं वो, और ये भी सांसद होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा वाले होते हैं। तो't देखिएगा आप लोग, इसका जो और होता है, अप्रत्यक्ष रूप से तो होता है, और एक तो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का कहने का मतलब यह है, प्रतिनिधित्व प्रणाली कहने का मतलब यह है कि अनुपातिक, जैसे कि अब विधानसभा में तो सिर्फ एक दल के लोग तो है नहीं, सभी दल के लोग हैं, तो एक अनुपातिक रूप में उसको बांट के भेजा जाता है राज्यसभा में। तो इतनी चीज आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय व्यवस्था, भी आप इसको बोलते हैं, जो राष्ट्रपति में होता है ना, उस टाइप का व्यवस्था यहाँ पे आप लोग देखें, एकल संक्रमणीय व्यवस्था ही बोल सकते हैं। तो ये सब आप समझ गए कि सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से होता है, तो राज्य के विधानसभा से होता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा ये उसका चुनाव होता है और उनको वोटिंग होता है, तब वहां पे जाके बनते हैं। और 12 का मनोनयन होता है, जो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ये सब आप समझ के चलिए, इसको मिटा के। तो आइए अब हम लोग इसका कार्यकाल देख लेते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है। जो सदस्य इसमें बैठते हैं, राज्यसभा में जितने सदस्य बैठते हैं, जो आवंटित किए जाते हैं, तो उनका कार्यकाल कितना रहता है और वो कितने वर्षों के लिए राज्यसभा में रहते हैं, और उसके बाद उनको निष्कासित कर दिया जाता है या उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो उससे हम समझते हैं इसका कार्यकाल, है ना, कार्यकाल। ध्यान से देखिएगा, ये सब चीज़ पूछता है एग्जाम में। ये सभी चीज़ आपको एकदम ध्यान से देखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? सदस्य की संख्या देख लिया कि कितने सदस्य जो है राज्यसभा में बैठते हैं, कैसे कैसे कहाँ से आते हैं, कितने सदस्य चुनाव के, सब चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग देखें सदस्य का निर्वाचन। तो निर्वाचन में हम लोग ने क्या देखा कि सदस्य जो है, कितने सदस्य आवंटित किए गए हैं कितने राज्यों से। जिस राज्य की संख्या जितनी ज़्यादा होती है, उस राज्य से उतने ज़्यादा सदस्य जो है आवंटित किए जाते हैं। जैसे 1971 की जो जनगणना हुई थी, 1971 के जनगणना के अनुसार ही सीट आवंटित किए गए थे, जो अभी तक वही है कि इस राज्य से इतने सीट जो हम देते हैं। जैसे बिहार से 16 सीट दिए, यूपी से 31 दिए, महाराष्ट्र से 19 दिए, तो इतने जो है वो राज्यसभा में लेते हैं अपने, ठीक है। तो जनसंख्या के अनुसार पर होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुसार होता है, ना कि शिक्षा, ना कि क्षेत्रफल, ये सब याद मत रखिए। जनसंख्या क्वेश्चन एकदम आता है, जितना बता रहे हैं क्वेश्चन आता है, बार बार आपको कितना बार बोले कि क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा हर एक बात को, सब चीज़ महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अब देखेंगे इसका कार्यकाल। देखिए ऐसे तो कहा जाता है कि 6 वर्ष कार्यकाल होता है
राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष कहा जाता है, लेकिन संविधान में इसका चर्चा कहीं भी नहीं है। संविधान मतलब वो जो डायरी है हमारा संविधान का, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 6 वर्ष रहता है। उसमें क्या लिखा हुआ बताते हैं आपको। उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का अवकाश हो जाएगा। मतलब कि 1/3 मतलब 3 में से, अगर उसमें 3 व्यक्ति हैं, 3 में से 1 का अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा, उनको हटना और रिटायर होना पड़ेगा प्रत्येक 2 वर्ष पर। तो यहाँ समझ में नहीं आता कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 अवकाश ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिक्कत होता है, यही चीज समझने का, समझिएगा यहाँ पे कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 अवकाश ग्रहण करते हैं। तो यहीं से हम लोग ने निकाला कि 3 को अवकाश ग्रहण करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 6 वर्ष लग जाएंगे। तो यहीं से हम लोग बोलते हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। यहाँ देख लेंगे हम लोग, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 बार ऐसा हुआ था सिस्टम, जब ये लागू हुआ था, जब इसका राज्यसभा का जब गठन हुआ था 1952 में, तो उस समय सिस्टम गड़बड़ाया था शुरू में। देखिएगा, बताएंगे आपको। उस समय लॉटरी सिस्टम आया था, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक आपको समझाने की हम बना रहे हैं कि कहा गया, क्या कहा गया यहाँ पर कि 2 वर्ष में 1/3 जो है अवकाश ग्रहण करेंगे। ठीक है, 1/3। तो मान लिए कि 1952 में जो है 99 सदस्य होंगे। अपने सहूलियत के नियम माने आप कुछ भी मान सकते हैं, 99 सदस्य होंगे उस समय जो राज्यसभा में बैठे हुए होंगे। तो 1/3 को अवकाश ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अवकाश पे दिया जाता है, रिटायर किया जाता है 1/3 को। तो 1/3 ठीक है भाई, 1/3 1/3 1/3 फुलफिल होंगे। मतलब कि 99 से आप देखें तो 33 और 33, 99 हो गए। तो इसमें से कहा गया कि प्रत्येक 2 वर्ष पर, तो ध्यान रखिए 1954, ये समझने का जरूरत है, ये बहुत से आप में स्टूडेंट नहीं जानते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको। 1954 में जो चुनाव हुआ हो, क्योंकि 1952 में गठन हुआ और 1902 वर्ष बाद कहा गया, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद जो चुनाव हुआ 1952 में, उसमें तो सदस्य जाएंगे कितने सदस्य, 1/3, मतलब 99 में से 33 आदमी को अब निकाला जाएगा। तो ये 33 आदमी तो मात्र 2 ही वर्ष अभी रहे हैं, 1952 में आए हैं, 1954 में इनका जो है चुनाव हो रहा है और निकाला जाएगा इनको, तो मात्र 2 वर्ष। तो यहाँ पर कैसे निकाला जाए, तो ये सब में से एक लॉटरी सिस्टम निकाला गया, पर्ची पर नाम लिखा गया उनका। ठीक है, और नाम में जिनका भी नाम आया, एक लॉटरी सिस्टम निकाला गया, उसमें जिनका भी नाम आया उनको हटा दिया गया। ठीक है भाई, 1954 में क्या हुए, 1/3 ये हट गए। ठीक, ये हट गए, मात्र 2 साल में इनको हटा दिया गया। देखिए नियम यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ था 6 वर्ष वाला, उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से कंडीशन फुलफिल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ, न्यू आ गए। ठीक, इनको हटा दिया गया 33 आदमी को। फिर 1956 में चुनाव होंगे। ठीक, 54 में हुए, 56 में होंगे। तो फिर इसमें से क्या हुआ, लॉटरी सिस्टम किया गया, क्योंकि अब देखिए इनका कार्यकाल कितने वर्षों का हो चुका है, 33 66 जो बचे हुए हैं पुराने वाले अभी, तो उनका कार्यकाल कितने दिन का हुआ है, 4 साल का हो चुका है। तो फिर लॉटरी सिस्टम किया गया और फिर इनमें से 33 सदस्य को जो है निकाल लिया गया, 33 को 1/3। तो अब याद रखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको भी निकाल दिया गया। ठीक है भाई, अवकाश पर चल गए, आपको रिटायरमेंट मिल गया 1/3। यहाँ फिर कौन आ गए, फिर न्यू आ गए। इनका कार्यकाल 2 साल में निकाल दिया गया, इनको 4 साल में निकाल दिया गया। अब बच गई ये। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो 1958 में होगा, 56 के बाद 58 में जो होगा, तो ये दोनों को तो लॉटरी सिस्टम से हटाया गया, कागज उछला है, जिनका नाम आया वो भाई निकल जाइए आपको अवकाश। लेकिन इनको क्या लॉटरी लगाना पड़ेगा, लॉटरी सिस्टम से इनको निकालना पड़ेगा। ये अपने आप जाएंगे। देखिए क्या कि 2 वर्ष में 1/3 अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ये तो न्यू अभी आया, इनका 2 वर्ष हुआ, इनका 4 वर्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1958 में जो हुआ, इसमें अपने आप ये निकल गए, क्योंकि इनका 6 वर्ष पूरा हो गया। ये कब से थे, 1952 से थे। ठीक है, 1952 से ये थे और इनका 6 वर्ष हो चुका है 58 में आके, तो इनको तो हटाना नहीं पड़ेगा, तो अपने आप अवकाश ग्रहण कर लेंगे। और यहाँ पे आ जाएंगे न्यू आ गए, सब न्यू हो गए। और अब जब 1960 में होगा, तो अब ध्यान रखिए ये कब आए, 1954 में आए थे। ये अपने आप 6 वर्ष इनका कार्यकाल पूरा हो गया, फिर ये हटेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर 1962 में होता है, इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाएगा। तो ये कंडीशन अभी तक जो है फुलफिल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अभी आते हैं हमारे राज्यसभा के सभी सदस्य और 6 वर्ष कार्यकाल पूरे करके चले जाते हैं। तो शुरुआत में जो 2 वर्ष हुआ था, वहाँ पे लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस चीज़ को आपको बताना था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इस चीज़ को आप लोग समझ चुके होंगे और इसको मिटाते हैं। फिर अब देखते हैं इनको योग्यता, कि ये कितनी योग्यता इनमें होती है, कितनी योग्यता इनको रखनी पड़ती है, तब ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है,
तो योग्यता से संबंधित जानकारी जो है इसमें देखिए आप, योग्यता में कहा गया है सबसे पहला, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक। दूसरा कहा गया है आप 35 वर्ष की अवस्था पूरी करनी होगी, ये सॉरी 30 वर्ष की, 35 तो राष्ट्रपति का है, 30 वर्ष की अवस्था आपको पूरी करनी होगी, ठीक है, भारत के नागरिक, और 30 वर्ष की अवस्था आपको पूरी करनी होगी। और तीसरा में क्या कहा गया है कि आप या तो पागल या दिवालिया नहीं रहना चाहिए, ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए, 30 वर्ष उम्र जो है पूरी होनी चाहिए आपको, और पागल या दिवालिया आपको नहीं होना है। तो ये सब चीज़ जो है योग्यता से संबंधित है। तो 30 वर्ष जो आप आयु देख रहे हैं वो किसका आयु है, राज्यसभा का, इसका आयु 30 वर्ष होगा तभी आप राज्यसभा के कैंडिडेट बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन अगर यही बात कर लें तो यही जो हम घर बनाए थे उससे समझिएगा, ये जो हम घर बनाए थे इसमें नीचे क्या था, लोकसभा, ऊपर राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ये पूरा तो संसद हो गया, पूरा घर, तो ये राष्ट्रपति का कितना वर्ष होता है, 35, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये राज्यसभा का 30 और इसका 25। तो यहाँ से आसानी से आप इसको, अगर ये रूल को फॉलो करते हैं, ये समझ जाते हैं आपकी बिल्डिंग है, 2 ठो है, ऊपर राष्ट्रपति सबसे बैठा हुआ है जो अभिन्न अंग है, तो आप इसको समझ जाइएगा कि 35, 30 और 25 जो है इसका उम्र होता है। तो इसका उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको उम्र का जरूरत होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद कि इसका सभापति का आप बात कर लेते हैं। अब आएगा इसका, देखिए अब तो ये रूम है, तो इसमें कोई तो चेयरपर्सन होंगे, कोई तो अध्यक्ष होंगे जो इसको संचालन करेंगे, इस पूरे को चलाएंगे। किसी का भी अध्यक्ष होता है, कोई भी ग्रुप बनता है तो उसका एक अध्यक्ष चुना आता है, क्लास में ही आपके एक मॉनिटर होते होंगे, तो यहाँ भी एक उप मॉनिटर भी होता था, तो यहाँ भी होंगे, क्योंकि राज्यसभा है। तो इसका देखिएगा यहाँ पर कि इसका व्यवस्था सभापति तथा उपसभापति, ये 2 का व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 89 के द्वारा। अनुच्छेद 89 में बोला गया है कि राज्यसभा के लिए संसद का सदन राज्यसभा के लिए एक सभापति तथा एक उपसभापति का व्यवस्था किया जाएगा, जिसमें से सभापति जो होंगे वो कौन होंगे, तो याद रखिएगा ये सभापति जो होते हैं वो हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे भारत के, अगर अभी जो संसद चल रहा है, संसद में जो राज्यसभा संचालित हो रहा है, वहाँ के जो अगर पदेन अध्यक्ष होंगे या सभापति कहा जाए तो वो उपराष्ट्रपति होंगे। वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू हैं। तो अगर बोला जाए आपसे कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति यानी वेंकैया नायडू हैं। तो जो भी वर्तमान समय के उपराष्ट्रपति होंगे वही उस समय के सभापति भी होंगे राज्यसभा के, ठीक है, उपराष्ट्रपति, जो कि वेंकैया नायडू हैं। और अगर हम बात कर लें, एक सभापति तो रखा जाता है, एक उपसभापति भी रखा जाता है कि अगर सभापति नहीं रहे, किसी माध्यम से उनका हो सके डेथ हो जाए, चाहे अचानक उनकी मृत्यु हो जाए, चाहे कहीं वो चल जाए, तो उनके जगह एक उपसभापति काम करता है। ये उपसभापति कौन होता है, तो वही सदस्यों में से, कौन सदस्य, जो राज्यसभा के सदस्य हैं सब चुने हुए, पहले से राज्यसभा में जो बैठे हुए हैं, उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को जो है यहाँ पे उपसभापति निर्वाचित किया जाता है, उनको चुन लिया जाता है, जो कि उपसभापति होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान के हम देखेंगे कि वर्तमान के उपसभापति कौन है, तो ये हैं हरिवंश, ये जो है वर्तमान के उपसभापति हैं, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो खैर ये तो आप लोग करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दिए कि इसका व्यवस्था जो है 89 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा के लिए एक सभापति एक उपसभापति होगा। और सभापति कहा जाए तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं अभी, सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है, बताइए, सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? सभापति पहले आपको सोचना है कि वो उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो यहाँ के अगर पूछ दिया जाए आपसे कि राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जाए कि उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो वो अपने सभापति को देंगे, ठीक है, जबकि ये इसको नहीं देगा क्योंकि ये तो उपराष्ट्रपति होता है, तो ये राष्ट्रपति को देता है। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। उपसभापति किसको देंगे अपना त्यागपत्र, तो सभापति को देंगे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि इसको मिटा देते हैं। आगे हम लोग का महत्वपूर्ण बिंदु इतना आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। आप लोग इसके बाद जो है किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपके क्वेश्चन पूरे बनेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी शक्ति की, कि इसकी शक्ति, कुछ राज्यसभा को शक्तियाँ भी प्राप्त है जो लोकसभा से राज्यसभा को अलग करती है, अलग दृष्टि से देखा जाता है उसको, है ना। तो शक्ति क्या है देखिएगा, एक अनुच्छेद है 249 के अनुच्छेद में कहा गया है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ पे कौन कानून बनाते हैं, संघ मतलब ये उस पर संघ कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं, समवर्ती पर दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पर 249 में कहा गया है कि राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त है कि वो अगर चाहे तो राष्ट्रीय हित के किसी मामले में राज्य सूची पर वो कानून बना सकती है। जबकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है, हर एक राज्य को है, अपने राज्य पर कानून बनाएगा। लेकिन 249 अनुच्छेद में यह कहा गया कि अगर वो मामला राष्ट्रहित के लिए हुआ, ठीक है, तो उस पर राज्यसभा जो है कानून बना सकती है, जो कि राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, 2/3 मत से अपने राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा, और फिर ये लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तो ये बिल तैयार हो जाएगा, ये अधिनियम बन जाएगा, जो कि राज्य के लिए लागू हो जाएगा। तो ये प्राप्त है उसको शक्ति, किसको, राज्यसभा को, ठीक है, राज्यसभा को। तो ये जो है अलग करती है लोकसभा से इसको। और एक शक्ति इसको प्राप्त है, देखिएगा अनुच्छेद 312 के अनुसार, 312 में देखिए अखिल भारतीय सेवा का जो है उसमें चर्चा किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवा कितने हैं भारत में, 3 है, एक है IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फॉरेन। तो ये IAS हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS हो गया इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 का चर्चा जो है क्या है, अखिल भारतीय सेवा में किया गया। तो इसमें परिवर्तन करना किसके हाथ में है, इसमें अगर किसी और को भी अखिल भारतीय सेवा में ऐड कर सकता है या निकाल सकता है, तो वो शक्ति किसको प्राप्त है, राज्यसभा को प्राप्त है, ठीक है। ये सब शक्ति राज्यसभा को प्राप्त होती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में और क्या प्राप्त है इसको, तो उपराष्ट्रपति का जो हम बात किए, सभापति का जो हम बात किए, राष्ट्रपति, तो यहाँ पे ना तो इसके सभापति इसके सदस्य होते हैं, कोई सदस्य होते हैं तो दूसरे बाहर से आते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसके सदस्य, जिसके सभापति, जिसके अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति उसके सदस्य नहीं होते हैं, ये तो उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब कभी भी उपराष्ट्रपति, उस समय को उपराष्ट्रपति ही उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सभापति या अध्यक्ष एक ही आदमी को बोला जाता है, मतलब सभापति बोले चाहे अध्यक्ष बोले। जैसे अगर बोल देगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, तो भी यही होंगे, सभापति नाम दिया जाता है इनको। जैसे देखिए कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्र है हम लोग भारत, राष्ट्र का पति तो राष्ट्रपति, सभा है, राज्यसभा है तो सभापति, सभा का पति। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होता, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, यहाँ सभापति और उपसभापति होते हैं, ठीक है। तो बताएंगे, छोटा सा अंतर है जो कभी कभी हम लोग भी कंफ्यूज करते थे, पढ़ने में दिक्कत होता था, तो समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति उसके सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर से आके उसके पदेन सदस्य, उसके पदेन अध्यक्ष, उसके पदेन सभापति हो जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इसका जो मंत्री परिषद होता है, राज्यसभा का जो मंत्री परिषद होता है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, कुछ भी उत्तरदायी नहीं होता है इसका मंत्री परिषद। जबकि हम देखेंगे अगर लोकसभा में देखेंगे तो इसका मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा, लोकसभा में बताएंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद जो है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इस चीज को नोट भी करिएगा, सब चीज को हम लिख नहीं पाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप इसको। तो फिर उसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इतने चीज को आप लोग समझ रहे होंगे बेहतरीन ढंग से। और देखते हैं, एक हम बात किए थे संसद में कोरम का, कोरम यहाँ समझिएगा, कोरम या इसको गणपूर्ति भी बोलते हैं, गणपूर्ति। ये आपको बताया थे कि 1/10 होता है। अब समझिए, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए 1/10 जो है मौजूद होना चाहिए उनके सदस्य वर्तमान में। तो वर्तमान में आपको बताया कि राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हैं, 250। तो 250 का 1/10 कितना होगा, 250 गुना 1/10 है ना, इसको काट के मतलब 25 सदस्य भी अगर मौजूद हैं, 25 सदस्य भी अगर मौजूद हैं
राज्यसभा में, तो कोरम फुलफिल है। मतलब कोरम का मतलब यही होता है कि वहाँ पे कोई भी मीटिंग बैठ सकता है, अधिवेशन हो सकता है, कोई भी वहाँ पे सम्मेलन हो सकता है। अगर 25 से कम अगर 24 भी हैं तो वहाँ पे सम्मेलन नहीं हो पाएगा, गणपूर्ति समाप्त कर दिया जाएगा। तो गणपूर्ति याद रखिएगा, कोरम जो है 1/10 होता है, जो कि राज्यसभा का पूछा जाए तो 250 में से 1/10 तो 25 हो जाता है, ठीक है, ये कोरम होता है। तो इतने चीज़ जो थे राज्यसभा से संबंधित थे। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे ढंग से ये समझ में आया होगा, और आप लोग को बार बार बोल रहे हैं हम कि एक ढंग से सिलेबस को शुरू से पढ़िए, संसद पढ़िए, राष्ट्रपति पढ़िए, फिर राज्यसभा पढ़िए, फिर हम आगे लोकसभा पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिएगा कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। तो इस तरह से यहाँ पे आके इसका कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो जाता है। और आप लोग को एक बात और बता दें कि सभी वीडियोज का लिंक तो नीचे हम दे ही देंगे, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लोकसभा के बारे में। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे उसमें क्या करेंगे ना, हम कोशिश करेंगे कि राज्यसभा लोकसभा में अंतर एक ही वीडियो में आप लोग को करवा देंगे, ताकि एक नज़र के सामने जब राज्यसभा लोकसभा का अंतर हो जाएगा ना, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग को जो समझ में आ जाएगा और दिक्कत नहीं होगा उसको ठीक समझने में, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है, और हमारे का वीडियो अगले वीडियो में हम लोग लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे, जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से होगा। इसको भी आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे, और इस पर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको ही बुक फॉलो करते होंगे उस सेट उठाइएगा, उसमें राज्यसभा का जो क्वेश्चन होगा, राज्यसभा का, संसद का, राष्ट्रपति का, ये सब क्वेश्चन को आप बनाइएगा, देखिएगा आपके क्वेश्चन बनेंगे और एक अच्छा नॉलेज आप लोग को मिल पाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और जुड़िए हमारे चैनल से, ताकि अगला वीडियो जो हम लोड करें आप लोग के पास जल्दी से पहुंच सके।